नमस्ते एंड वेलकम टू द हीलिंग आवर। मैं हूँ यात्री और आज हम बात करने वाले हैं मेंटल हेल्थ, चाइल्ड साइकोलॉजी और माइंडफुल लिविंग की। और हर एपिसोड में हम ऐसे एक्सपर्ट से आपको मिलवाएंगे जो हीलिंग का सफ़र समझते हैं। आज का एपिसोड बहुत ही खास है क्योंकि हम एक ऐसे स्पेशल गेस्ट से बात करने वाले हैं जो सालों से बच्चे और उनके पेरेंट्स के साथ क्लोजली काम कर रहे हैं, चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर पूनम सोनी। हमें बहुत अच्छा लग रहा है आज आपको यहाँ पे इनवाइट करके, और देखते हैं हम एक बहुत खास बात करने वाले हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट है, बच्चों की, माँ बाप की और उनकी रिलेशनशिप की, और उनका क्या असर पड़ता है सोसाइटी पे, बच्चों पे, सब पे। आपको क्या लगता है, सबसे पहले अगर आप किसी पेरेंट के बच्चे आते हैं तो सबसे फर्स्ट स्टेप क्या होता है कि वो अपने बच्चे की मेंटल हेल्थ को कैसे नोटिस करना स्टार्ट कर सकते हैं? तो जनरली जब मेरे पास पेरेंट्स आते हैं ना तो वो ऑलरेडी बहुत डरे हुए होते हैं। सो कहाँ से उनको वो डर मिलता है? स्कूल से मिलता है, कई बार पेरेंट्स आपस में एक दूसरे से बात करते हैं तब मिलता है, फिर कई बार वो लोग भी ऑब्जर्व करते हैं या फैमिली मेंबर्स आपस में एक दूसरे से बातें करते हैं। ऐसे सिचुएशन में जब वो आते हैं तो वो ऑलरेडी डरे हुए होते हैं। तो जैसा कि आपने अभी पूछा कि कब कहाँ बच्चे के इश्यूज हम देख सकते हैं, स्पेशली इमोशनल इश्यूज जो हम नोटिस कर सकते हैं। तो जब बच्चा छोटा होता है, 1 महीने का बच्चा, 1 महीने के बच्चे में भी हम स्ट्रेस नोटिस कर सकते हैं। तो जब बच्चे को उसकी नीड के लिए जब वो रोना शुरू करता है तो वो सिर्फ नीड का रोना होता है, बट जब वो उसे टाइम पर नहीं मिलता तो वो चिल्लाने लगता है। और वहाँ से हम नोटिस करते हैं कि बच्चे के अंदर स्ट्रेस है, और यहीं से ही हमें उसके बिहेवियर को लेकर इमोशनली जो एक्सप्रेस करने का तरीका है कि पहले मैं स्ट्रेस से रहूँगा और फिर मुझे सारी चीज़ें मिलेगी, वहाँ से चीज़ें लिंक्ड अप, लाइन अप होना शुरू हो जाता है। कोई सिचुएशन हो जैसे कि किसी बच्चे का सिम्टम है जो बहुत नोटिसेबल है पर वो पेरेंट नोटिस नहीं कर पा रहा है, तो आप उस बात पर क्या कहना चाहेंगे, या कैसे सीख सकते हैं या कैसे जान सकते हैं पेरेंट की सिम्टम को कैसे आइडेंटिफाई करें? सो अगर मैं एज वाइज देखना शुरू करूं तो अगर 2 साल का बच्चा है, 2 साल का बच्चा अगर अपने केयर गिवर को छोड़ना नहीं चाहता, अगर वो किसी नई जगह पे जाने से मना कर रहा है, या तो वो केयर गिवर की गोदी से भी नहीं उतरना चाहता, या फिर वो क्राउड में या अपने दोस्तों के बीच भी नहीं जाना चाहता, ये एक ऐसे डिफरेंस है जो पहले नहीं था बट अब नोटिस हो रहा है, तो इट मीन्स कि आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। पैसिफायर बहुत बढ़ जाएगा, थम सकिंग बहुत बढ़ जाएगा। ये सारी चीज़ें ऐसी है कि जो बच्चा स्पेशली 1 साल से 2 साल के बीच में करता है, थम सकिंग या पैसिफायर या दूध का बॉटल लेना, बट 3 साल की उम्र में अगर बच्चा ये सारी हरकतें फिर से शुरू कर रहा है तो ये हमें नोटिस करने जैसा है। तो 2 से 3 साल की उम्र में केयर गिवर को नहीं छोड़ेंगे, बेड वेटिंग स्टार्ट हो जाएगी, ये कंटिन्यू रहेगा। 4 से 5 साल की उम्र में एडिशनल चीज़ें आएंगी, स्कूल के लिए मना करेगा, रूल्स फॉलो नहीं करेगा, बात पे रोएगा, ये स्कूल में नोटिस होगा। और फिर जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है तो फिर वो 2 तरीके से एक्सप्रेस करना सीखता है इमोशन, या तो वो बहुत शांत हो जाएगा या तो वो बहुत लाउड हो जाएगा। सो शांत हो गया मतलब वो अपने आसपास की एक्टिविटी में बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं है, बिल्कुल अगर कोई उससे कुछ बोल रहा है तो सुन नहीं रहे हैं, रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं, जो कर रहे हैं अपने ही चीज़ों में इंगेज हो रखे हैं, और या तो बिल्कुल इंगेज नहीं है, एल्स या तो वो बहुत एक्सप्रेसिव हो जाएंगे, छोटी छोटी बात पे इरिटेट हो जाएंगे, चिल्लाएंगे, चीज़ें फेंकेंगे, टॉयज तोड़ देंगे। सो ये 2 तरीके से बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता है वो अपने इमोशन को एक्सप्रेस करने लगता है। सो पेरेंट्स का काम ये होता है ये आइडेंटिफाई करना कि पहले तो नहीं करता था, अब कर रहा है। सो उसको एनालाइज करना पड़ेगा कि क्यों ऐसा हो रहा है। पेरेंट्स ये आइडेंटिफाई कर भी रहे हैं, ऐसे जैसे कि किसी पेरेंट ने 1 ही साल की उम्र में उनके बच्चे में डिफरेंसेस नोटिस करना शुरू कर दिया है, सिम्टम्स नोटिस करना शुरू कर दिया है, तो वो कैसे समझ सकते हैं, और वो समझ भी गए चलो कि हाँ मेरा बच्चा इंट्रोवर्ट क्यों बन रहा है, वो कुछ बात नहीं कर रहा है, वो सोशली बाहर नहीं आना चाहता है, वो अपनी मम्मी की या अपनी दादी की गोदी नहीं छोड़ना चाह रहा है, तो वो उसके सल्यूशंस कहाँ जा सकते हैं ढूंढने? क्या वो पीडियाट्रिशियन के पास पहले जाना पसंद करते हैं, मतलब एज पर सर्वे,
कि वो पीडियाट्रिशियंस के पास पहले जाते हैं या चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट के पास वो पहले जाना चूज करेंगे कि तो इसमें क्या होता है कि अगर बच्चे के डेवलपमेंटल डिले चल रहा है तो मोस्टली वो लोग पीडियाट्रिशियन के पास जाना पसंद करते हैं, बट इट इज रिलेटेड टू इमोशन। सो जनरली क्या होता है, फैमिली आपस में ही सॉल्व कर लेती है। बट ये बहुत अच्छा आपने बताया कि पेरेंट्स नोटिस ज़रूर करते हैं कि बच्चा जो है किस चीज़ में इन्वॉल्व नहीं हो रहा है। सो पहले उसको लिस्ट आउट कर लो। अगर बच्चा इन्वॉल्व नहीं हो रहा है, लिस्ट आउट कर लो। पेरेंट्स को नहीं छोड़ रहा है, लिस्ट आउट कर लो। बच्चा अपने ही घर में खेलना चाहता है, बाहर नहीं खेलना चाहता है, लिस्ट आउट कर लो। सो इससे क्या होगा कि उनके पास एक लिस्ट रेडी हो जाएगी और वो उस लिस्ट के अकॉर्डिंग काम कर पाएंगे। सो इस तरह से बच्चे के बिहेवियर को है जो चेंज किया जा सकता है। बट अगर बच्चे को किसी भी हिसाब का ट्रॉमा है तो वो आइडेंटिफाई करने के लिए एक्सपर्ट की जरूरत पड़ सकती है। बच्चों के जो साइकोलॉजिकल जो सिम्टम्स होते हैं, जैसे आपने बोला कि 1 मंथ की उम्र से ही नोटिस होने शुरू हो जाते हैं, तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि एक्सटर्नल इश्यूज की जगह इंटरनल इश्यूज, जैसे आपने बोला कि ऐसा भी होता है कि डेवलपमेंटल इश्यूज भी होते हैं, तो क्या आपको ये लगता है कि कॉमन ज़्यादा एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं बच्चे की डेवलपमेंट में इंटरनल से? राइट। सो अगर हम इंटरनल की बात करें तो वो जो भी फैक्टर्स आएंगे वो तो चलो ठीक है, हमने चेक किया, चेक इन द सेंस पीडियाट्रिशियन करेगा। कोई भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने से पहले हम ये देखते हैं कि बच्चा का जो बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स प्रॉपर काम कर रहे हैं या नहीं। पीडियाट्रिशियन के चेक होने के बाद जो न्यूरो डेवलपमेंटल जो डॉक्टर्स होते हैं उनके पास भेजा जाता है कि भाई क्या ब्रेन की वायरिंग में कोई प्रॉब्लम हो रही है। सो जब उसमें पता लगता है, स्पेसिफाई किया जाता है कि बच्चे को डेवलपमेंटल डिसऑर्डर हो रहा है, उस दौरान फिर डिसऑर्डर को पहचान कर उस पर वर्क किया जा सकता है। बट इसका कोई कुछ भी ऐसा टेस्ट नहीं है, मेडिकल कोई टेस्ट नहीं है कि हम ये बता पाए कि बच्चे को एग्जैक्टली क्या हो रहा है। ये सारा का सारा चीज़ें जो है वो हमें स्टैंडर्डाइज टेस्ट यूज़ करके पेपर पेंसिल बेस्ड होता है। पेरेंट्स से हम पूछते हैं, इंफॉर्मेशन लेते हैं, उसके बेसिस पे ही हम लोग ये जान पाते हैं। बट मेडिकली हम इसको टेस्ट नहीं कर सकते। तो क्या आप मुझे ब्रीफ में बता सकते हैं कि क्या सबसे कॉमन प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे बीमारियों के नाम बता सकते हो आप, या कोई भी ऐसी प्रॉब्लम्स जो आप एक स्टैंडर्ड क्लासिफाई कर सकते हैं कि हाँ ये बच्ची को ये इशू है, ये बच्ची को ये इशू है। क्या आप मुझे ब्रीफ में बता सकते हैं? डेवलपमेंटल माइलस्टोन जो होता है ना वो सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सो जैसे 3 महीने का बच्चा जो है ना वो आई कांटेक्ट करना सीख जाता है, उसे पता होता है कि उसके आजू बाजू क्या हो रहा है, राइट। फिर 4th महीने में बच्चा जो है वो पलटना सीखता है। अगर आप बच्चे को दिखाओगे कि पलट रहा हूँ तो वो देख के कॉपी करना भी 4 मंथ में शुरू कर देता है। अच्छा। सो ये क्या हुआ, स्टिमुलेशन। बच्चे को इस तरह से सिखाया गया, यानी 4 मंथ से उसके अंदर वो एबिलिटीज आ जाती है। सो वैसे ही वैसे 8 महीने में बच्चा जो है इंडिपेंडेंटली बैठना सीख जाता है। कई बच्चे हैं 1 साल में बच्चे जो है वो चलना शुरू कर देते हैं। चलो 1 साल में नहीं चले तो हम 3 मंथ्स और ऐड कर देते हैं कि अभी तो चलना वो सीख ही जाएंगे। 2 साल में तो वो इतना भागता है कि उनको बैलेंस की इतनी ऐसे ज़रूरत नहीं पड़ती, बस अगर वो स्टेयर्स चढ़ रहे उतर रहे तब हमें ध्यान रखना पड़ता है। सो ये ऐसे माइलस्टोन है कि जो हमें रेड फ्लैग बताते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल कि अगर 3 महीने का बच्चा जो है वो आई कॉन्टैक्ट नहीं कर रहा है, आवाज़ निकालने पे नहीं देख रहा है, या तो फिर वो किसी एक ही जगह पे बार बार देख रहा है, तो ये ऐसे रेड फ्लैग्स है जिनको हम नोटिस कर सकते हैं और उस बेसिस पे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सो जैसे 3rd मंथ में बच्चा जो है अगर आई कांटेक्ट नहीं बना रहा है या फिर आवाज़ निकालने पे नहीं देख रहा है या एक ही जगह पे बार बार देख रहा है, तो हम ये बोल सकते हैं कि बच्चे में धीमे धीमे जो है ऑटिज्म के सिम्टम्स आ सकते हैं। सो वहाँ से हम नोटिस कर सकते हैं। ADHD अटेंशन डेफिशिएट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर, सो उसमें बच्चा जो होता है उसमें बहुत एक्सेसिव एनर्जी होती है। बट हर बच्चा जो है वो 2 साल की उम्र में इतना ज़्यादा एक्सप्लोर करता है कि वो एक जगह बैठेगा ही नहीं। ये ऑब्वियस सी बात है। सो हम ऐसा नहीं बोल सकते कि भाई वो ADHD ही है। बट ADHD को हम लोग थोड़ा बाद में नोटिस करते हैं। मोर ओवर हम ऑटिज्म की तरफ ज़्यादा ध्यान देते हैं कि ऑटिज्म से उसका मैच हो रहा है या नहीं। बाकी सारी चीज़ें जो है वो हमें बाद में पता चलता है।
जैसे ये लोग कॉमनली कहते हैं कि हर बच्चे का एक अलग पेस होता है, सब अलग टाइम से सब सीखते हैं, पर ये सारी सिचुएशन में वो टाइम इम्पोर्टेंट है, राइट? यस, सो मैं इनको कंप्लीटली ऐसा बोलती हूँ, मिथ जैसा ही है। मतलब ऐसा बोलता है कि बॉयज़ जो है वो लेट चलना शुरू करते हैं, राइट? लेकिन अगर आप बॉयज़ के चलने पर उसको स्टिमुलेशन देना शुरू करो, उसको एनकरेज करना शुरू करो, तो बॉयज़ भी चलना जल्दी सीख जाते हैं। बट ये एक मिथ है कि मतलब बॉयज़ तो लेट ही चलते हैं, तो वो एक्सेप्ट कर लेते हैं। नो डाउट चल भी लेंगे, लेकिन ये एक मिथ है। रिदम टूट जाता है। लास्ट क्या था, रिदम टूट जाता है ना, तो फिर वो हो जाता है।